बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 11 हमने कंप्लीट कर लिया। ये फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके सेकेंड ईयर का है। आप लोग तो पास हो गए हैं बगैर एग्ज़ाम के, याद ही नहीं रहा मुझे। ठीक है, मिठाई कोई नहीं लाया लेकिन। तो चैप्टर 11 के हम MCQs देख रहे हैं जो पिछले 25 साल में आए। तो इस साल तो पेपर ही नहीं हुआ, 2019 से अगर देखें। अब इसमें पूरे चैप्टर की समझे समरी है, तो ज़ाहिर है मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो आप टिक करके आंसर रटते हैं ना, आंसर रटे नहीं, आंसर समझें। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज, पहला जो क्वेश्चन है 2019 का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। ये हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT। तो एवरेज जो होती है वो 1 के लिए होती है। जैसे रन रेट आप निकालते हैं ना, तो 300 रन अगर बने और 50 ओवर हैं, तो 300 को 50 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 300/50 रन रेट क्या आ जाता है, 6। तो उसका क्या मतलब होता है, 6 रन्स पर ओवर। तो इस तरह ये एवरेज है, यही एवरेज है। तो एवरेज का मतलब है एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। वो जो एवरेज का हमने फार्मूला निकाला है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल है। अब ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। पर मोल का क्या मतलब हुआ, 1। तो यूनिटी मेथड क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल के लिए क्या करेंगे, इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमारे पास फार्मूले में तो 1 मोल नहीं है, ये 1 मॉलिक्यूल है। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, n है, एवोगाड्रो नंबर। तो इसको हमने na से मल्टीप्लाई किया, 3/2 अपनी जगह पे, ये k की वैल्यू होती है r/na, और t अपनी जगह पे। तो na से na कैंसिल हो गया, आंसर क्या गया 3/2 RT। अगेन रटना तो बहुत आसान है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मोल या पर मोल 3/2 RT। लेकिन आया कैसे, ऐसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ कंटेनर इज फिल्ड विद अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1.5 एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर है इनिशियल P1 उसको कह लें, वो 1.5 एटमॉस्फेयर है। कितना है, 1.5 एटमॉस्फेयर, यहाँ मैंने वैल्यू रखी है। ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, The gas is compressed आइसोथर्मल प्रोसेस के जरिए आपने उसको कंप्रेस किया। कंप्रेस किसको कहते हैं, दबाने को। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अभी हमने पढ़ चुके हैं, कौन सा लॉ होता है, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 = P2 V2। सही है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, द गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इट्स न्यू प्रेशर विल बी। उसको हमने दबाया, उसका वॉल्यूम 1/4 हो गया। जो भी इनिशियल वॉल्यूम था, वॉल्यूम उसका 1/4 हो गया। सही है। ठीक है। तो अगर इनिशियल वॉल्यूम के मैं नाम दे दूं जनरल V, तो 1/4 V क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई V, वो क्या हो जाएगा, V/4। डायरेक्ट करना है ना यार, P1 है 1.5, मैंने एज्यूम कर लिया कि V1 V है, तो वो कह रहा है V2 इसका 1/4 हो गया, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई V हो गया ना। V2 क्या हो गया, V का 1/4, तो V का 1/4 क्या होगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई V। तो V, ये वो कह रहे हैं प्रेशर क्या होगा। वैसे तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लॉ आता है समझ में, इन्वर्स प्रोपोर्शन है।
गैस का वॉल्यूम 4 से डिवाइड हुआ है तो प्रेशर 4 से मल्टीप्लाई होगा। ये इन्वर्स रिलेशन है, ये इन्वर्स। गैस का वॉल्यूम V/4 हो गया है ना, वो कह रहा है 1/4 हुआ है, तो बेसिकली 1/4 V का क्या मतलब है, 4 नीचे आ रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। डिवाइड क्या करता है, चीज़ को कम करता है, तो प्रेशर बढ़ा होगा जब भी वॉल्यूम कम हुआ होगा। और जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम 4 से डिवाइड हुआ है तो प्रेशर 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 4P 4 × 1.5, अगर लॉ समझा हुआ है। नहीं तो मैथमेटिक्स करनी है तो ये P2 निकाल लें, P1 V1/V2, P1 V1 V हुआ, V2 क्या है V/4, डिवाइड कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऊपर चला गया तो V तो कैंसिल हो गया, P1 की वैल्यू पुट कर दी, 4 × 1.5 6। तो डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन अगर आपने समझा हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब होगा अगर एक चीज़ 4 से मल्टीप्लाई हुई है तो दूसरी चीज़ 4 से डिवाइड होगी। अब इसमें उलट है, वॉल्यूम 4 से डिवाइड हो रहा है तो प्रेशर 4 से, बस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब अगला 2018, हीट एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड इन, ये है सबके पास। हम हीट एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, 4 यूनिट दी हुई है, तो ज़ाहिर है केल्विन तो हीट की यूनिट नहीं है, केल्विन किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की, यही आंसर है। आगे 2017, ये भी अभी पढ़ा था, रेशो ऑफ CP एंड CV, CP/CV का रेशो क्या होगा, कल ही डेरिवेशन की थी ना। CP क्या था, CV + R, CP क्या था, CV +, तो CP CV से क्या हुआ, बड़ा हुआ, CP CV से क्या हुआ, जब ऊपर वाली चीज़ बड़ी है नीचे वाली छोटी है तो आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा। ऊपर 10 है नीचे 9 है तो आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। फिर आगे कहता है इसी में, अच्छा 1 इसका 16, अच्छा द एरिया इनक्लोज बाय PV डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट्स, कार्नोट साइकिल में जो एरिया होता है कर्व के नीचे क्या होता है, वर्क डन, मैंने बताया था ना, ठीक है। अच्छा आगे चलें, 2016, इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, अगेन आइसोथर्मल। बहरहाल अगर हम आइसोथर्मल को भूल भी जाए, एक्सपेंशन हो क्या मतलब है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इंट्रोपी क्या होगी सिस्टम की, इंक्रीज होगी। एंट्रोपी क्या होगी सिस्टम की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, लोकेट करना उनको क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा 2016 में अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहाँ चला गया, ये रहा। A temperature of 15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ और जो मैं आंसर दिए हुए सारे फ़ारेनहाइट में दिए हुए, इसका मतलब है मैं सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ॉरेन, तो ये हमने रिलेशन पढ़ा था। F का मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, C का मतलब है टेम्परेचर इन, ये दोनों का रिलेशन है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में पुट करना तो यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व, एक की वैल्यू रखोगे तो दूसरा निकल आएगा ना। अब मुझे F चाहिए तो मैंने F को यहीं रहने दिया, कि 9 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय C। C का क्या मतलब है, टेम्परेचर इन सेल्सियस, वो कितना दिया हुआ है 50, तो 50 पुट कर दिया, ये -32 यहाँ के क्या हो गया +32, ठीक है, सॉल्व कर लिया। 122 आपका आंसर है, ऑप्शन दिया हुआ है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये यहाँ टिक नहीं करना है, ये लिखना है जो मैं लिखा रहा हूँ ना, है, वरना मैं भी बस ज़बानी बता देता कि 122 आंसर है। 2015 में कोई MCQ नहीं है इसका। 2014, एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, एवरेज,
तो ये टेम्परेचर की जो डेफिनेशन थी, अगर याद हो आपको, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब है मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आइडियल गैस के लिए, एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम है। इंटरनल एनर्जी का प्रेशर और वॉल्यूम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक, ये तो जवाब हो ही नहीं सकता वैसे ही अगर आप सोचें। फिर तीसरा टेम्परेचर है, चौथा हीट है। अगेन हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। सही है, आंसर हीट भी नहीं हो सकता। अगर ये आपको नहीं पता तो फिर ये देख लें कौन सा आंसर नहीं है, ये तीनों तो इसका आंसर हो ही, तो टेम्परेचर ही आंसर है। ठीक है बस। अच्छा आगे एक और है, इन दिस प्रोसेस नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ये तो डेफिनेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की, ऐसा प्रोसेस जिसमें ना कोई हीट सिस्टम में दाखिल होती है ना कोई हीट खारिज होती है। चलिए 2013 में कहता है, पहला सवाल है, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। सम ऑफ ऑल एनर्जीज, अगले क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है, हीट एनर्जी, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। अगेन 2 ऑप्शंस को तो हम रूल आउट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से। टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा, वो तो एवरेज होता है, वो सम, तो ओनली ऑप्शन इज हीट एनर्जी। ठीक है आगे देखें 2012 पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वर्क डन इज पॉसिबल इन दिस प्रोसेस। किस प्रोसेस में वर्क डन मैक्सिमम होगा। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ये है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जब आप हीट सप्लाई करेंगे किसी सिस्टम को तो कुछ हीट वो लेके अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और कुछ की वजह से क्या करेगा, काम कर देगा। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 300 रुपये या 200 रुपये आपको दिए, तो क्या वो 200 को 200 सारे खुद रख लिए। तो फिर ये अगर आपने किया तो आपने क्या किया, सिर्फ आपने अपनी इंटरनल एनर्जी में इजाफा कर लिया। तो यहाँ आपने कहा नहीं यार ये गरीब आदमी है, 200 में से चलो ज़्यादा नहीं 10 रुपये इसको दे देता हूँ, क्या करता हूँ। तो वो 10 रुपये आपका क्या हुआ, काम हुआ। तो 190 जमा 10 वही 200, ठीक है। अब वो 200 में से अगर आपने काम मैक्सिमम करना है, भलाई मैक्सिमम करनी है, तो वो कब होगी, अपने पास कुछ भी ना रखो, सारे उसको दे दो अपने पास। तो अगर आपने वर्क डन को मैक्सिमम करना है, डेल्टा यू क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा यू क्या होना चाहिए, अपने पास कुछ नहीं रखूँ, सारे दूसरों को दे दूँ, ये मैक्सिमम भलाई होगी ना। तो मैक्सिमम वर्क डन क्या होगा, जब डेल्टा क्यू बराबर हो जाए डेल्टा यू के पास कुछ भी, और डेल्टा यू 0 किस में होता है, आइसोथर्मल। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होती, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। आगे कहता है एब्सोल्यूट 0 कॉरस्पॉन्ड टू दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अगर आपने पुराने लेक्चर सुने यूट्यूब पे तो एब्सोल्यूट 0 को हमने समझा था। एब्सोल्यूट 0 का मतलब होता है 0 केल्विन। क्या मतलब होता है, और 0 केल्विन सेल्सियस में होता है -273। और अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा, अगर उस फार्मूले में आप -273 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में होगा ये -460। ये आप रट लें बाहर, 0 केल्विन -273 सेल्सियस और -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, क्या है। अच्छा केल्विन में 0 क्यों है और सेल्सियस में -273 क्यों है और फ़ारेनहाइट में -460 क्यों है।
ऐसा क्यों है कि केल्विन में उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड 0 है, सेल्सियस में -273 है और केल्विन में -4? ऐसा क्यों है? सब में 0 क्यों नहीं है? सब में -273 क्यों नहीं है? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ओए! जाग रहे हो, सो रहे हो? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कितने? आवाज नहीं आ रही। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 एंड 1 मीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर 1000। तो मीटर में 1, सेंटीमीटर में 100, मिलीमीटर में तीनों हैं क्या बराबर? ये जो स्केल है ये 1 मीटर भी है, ये 100 सेंटीमीटर भी है, ये 1000 मिली। तो क्यों फर्क आ रहा है? 100 और 1000, स्केल चेंज हो रहा है ना भाई। जब स्केल चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी। इसमें मेरा आपका कोई कसूर? स्केल चेंज, स्केल क्या है? चेंज है बस, ठीक है। अच्छा आगे क्या है? 2011 इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, गैस एक्सपेंड हो रही है। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का मतलब है हीट क्या है? हीट क्या ली है सिस्टम ने? कितनी हीट ली? मतलब नहीं ली ना हीट यार, डेल्टा क्यू 0 है, सिस्टम ने हीट, लेकिन फिर भी पिस्टन को धक्का दे दिया। कैसे? उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करके। तो जब अपनी इंटरनल एनर्जी कुछ इस्तेमाल कर ली पिस्टन को धक्का देने में, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई। 2012 में कहता है, अच्छा ये 11 ही है, 2010, तो ये तो मैंने, अच्छा 10 है ही नहीं, 11 है ही नहीं, ये दोनों 10 के हैं। ये भी 10 है, ये भी 10 है। अच्छा 11 है, 10, सॉरी दोनों 11 है। अच्छा ठीक है यार, ठीक था भाई, ठीक था, सही है, सही लिखा हुआ था। 2010 वो कह रहा है 2 इंजन हैं ए और बी। अच्छा मैंने इंजन 1 और इंजन 2 लिख दिया, ए इंजन और बी इंजन। इंजन ए एंड इंजन बी। सोर्स एट 600 एंड 400। सोर्स का क्या मतलब होता है? हायर टेम्परेचर। पहले ए की बात हुई है तो ए का सोर्स 600 पे, बी का सोर्स हमने केल्विन में कन्वर्ट किया दोनों को। एंड सिंक्स एट 300 एंड 200। सिंक का मतलब है T2, 300 एंड 200। बताएं कि उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? उनकी एफिशिएंसी बेसिकली इस सवाल में एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे सेल्सियस से केल्विन में तो गड़बड़ हो जाएगी। वही उसने फंसाने के लिए किया। देखिए 200 अपॉन 400, 200 अपॉन 400 होगा 0.5 और 300 अपॉन 600 भी होगा 0.5। तो अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे दोनों की एफिशिएंसी सेम आ जाएगी। ये भी 50% और ये भी, सुन रहे हैं मेरी बात? अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? ये कहाँ से आया? 1 माइनस T2 अपॉन, तो T2 अपॉन T1 300 अपॉन 600 तो कैंसिल होगा ना। 300 अपॉन 600 क्या होगा? 1 अपॉन 2, 0.5। यहाँ क्या हो जाएगा? 200 अपॉन 400 अगेन 1 अपॉन 2 या 0. तो 1 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा? 0.5। और अगर उसको कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ भाई।
लेकिन ना भी करो तो 0.5, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? सेम। तो फिर आप कहेंगे दे आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों की एफिशिएंसी क्या है? सेम। लेकिन आपने ये सॉल्व किए, क्या आया? इसका आंसर क्या आया और इसका क्या आया? इतनी तौफीक ही नहीं दी अल्लाह ताला ने। इसका 0.34 और इसका जब हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो E1 की वैल्यू ज्यादा आ रही है और E2 की वैल्यू कम आ रही है। वैसे भी देख लें, जिसमें T2 और T1 का फर्क ज्यादा होगा, T2 और T1 का, उसमें इनमें देखें ना 300 डिग्री का फर्क है, इनमें क्या है? तो वह इसकी ज्यादा होनी चाहिए। बहरहाल तो आपने निकाल भी ली। तो E1 इंजन A is more efficient than B. Option 2, A is more efficient than B. आंसर क्या होगा? A is more efficient than B. लिख रहे हो? केल्विन में भाई, ये तो न्यूमेरिकल्स करते हुए भी बताया था मैंने, हमेशा केल्विन में। ऐसा यूनिट केल्विन है ना भाई, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या? केल्विन है। A is more efficient than B, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ, A is more efficient than B। अच्छा 2009, अब ये 2009 से पुराना पैटर्न शुरू हो गया। पुराने पैटर्न में क्या होते थे? इस चैप्टर से 2 सवाल आते थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर, और 3 MCQs होते थे दोनों में। बहरहाल तो ये वही है, क्वेश्चन 1 पार्ट ए, उसमें भी 2। बॉयज लॉ होल्ड्स गुड फॉर एन आइडियल गैस इन अ प्रोसेस कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा बॉयज लॉ के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 100% conversion of heat into work is reason, क्योंकि Q2 को हम 0 नहीं कर सकते। गुड, तो अभी पढ़ा था, नॉट पॉसिबल। फिर क्वेश्चन 2A2 अगेन, द मोलर स्पेसिफिक, अच्छा द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ पॉलीएटॉमिक गैसेस एज कंपेयर टू द मोनोएटॉमिक गैसेस। ये आपके कोर्स में नहीं है, बहरहाल आप रट लें। मोनोएटॉमिक गैस कौन होती है? जिसमें एक मॉलिक्यूल होता है। कौन से गैस में होता है? जिसको नोबल गैसेस कहते हैं। हाइड्रोजन नोबल गैस है, नियॉन, आर्गॉन, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। नोबल गैसेस आपकी क्या होती है? मोनो एटॉमिक, यानी उनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, 2 एटम। पॉली एटॉमिक से क्या मुराद है? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हो, 2 या 2 से, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2। बहरहाल पॉली एटॉमिक गैसेस की हीट कैपेसिटी मोनोएटॉमिक से क्या होती है? ज़्यादा। जज्ब करने आप खुद ही सीख लेना, एक के मॉलिक्यूल में एक एटम है, एक के मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो कौन ज़्यादा एनर्जी जज्ब करेगा? 2 वाला। अगर मोल की बात करें। आगे कहता है 2A3, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये तो थर्मोस्टेट की डेफिनेशन है। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। 2008 को देखें, किसको देखें? 2008 को। 1A2, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डबल्ड। वॉल्यूम हमने डबल कर दिया। वॉल्यूम क्या कर दिया? 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। डबल का क्या मतलब? 2 से। विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग, तो कौन सा लॉ आ गया दोबारा? बॉयज लॉ। बॉयज लॉ। वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर क्या होगा? 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पे डिवाइड का क्या मतलब है? 1/2। तो 1/2 से क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो ये आंसर है, रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। आगे 1A3,
A bimetallic thermostat works on the principle of, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट की वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है? तो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट क्या थी, हमने कहा था ना, दो स्ट्रिप होती हैं और दोनों का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? डिफरेंट। तो क्या हो गया? डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंट से क्या निकला? डिफरेंशियल थर्मल एक्सपेंशन, डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। आगे है 2A1, वही सवाल आ गया। पीवी डायग्राम में ग्राफ के नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? वर्क डन।